Hello everyone, a warm welcome to all of you. This is third video lecture of Geography class 6 chapter 1, that is the Earth and the solar system. So previous video lectures में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, अब पढ़े थे। उसके अलावा हम लोग पढ़े थे स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है उसके बारे में, देन पढ़े थे गैलेक्सीज, फिर पढ़े थे सोलर सिस्टम में द सन के बारे में, फिर प्लैनेट्स एंड देयर मोशंस के बारे में, जिनमें दो मोशन शामिल है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। ओके, सो दीज आर टॉपिक्स जो आप देख पा रहे हैं, इसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जैसे अर्थ एज ए यूनिक प्लैनेट, फिर सैटेलाइट, फिर मून, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, ठीक है ना। अर्थ क्या है? एक यूनिक प्लैनेट है ना, हमारे सोलर सिस्टम में, यानी इसके समान कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है। तो चलिए देखते हैं। द अर्थ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि अर्थ का जो साइज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। और डिस्टेंस फ्रॉम द सन से देखा जाए तो पहले आपको पता है कि क्या है, पहले मरकरी है, फिर है वीनस और फिर आता है थर्ड नंबर पे अर्थ। यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सन से क्या होगा, अर्थ आएगा थर्ड नंबर पे और लार्जेस्ट प्लैनेट में आएगा फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, सबसे बड़ा आपको कौन है, जुपिटर है। ठीक है, अब देखिए, इट इज स्फीयर विच इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स। तो पोल्स के पास ये क्या है, थोड़ा सा फ्लैटर्ड है, फैला हुआ है। फ्रॉम अ स्पेसक्राफ्ट द लैंड ऑन द अर्थ लुक्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन। The oceans which cover more area than the lands so look blue और the earth is therefore called the blue planet। तो क्या होता है कि जब हम स्पेस से देखते हैं तो मेनली हमें क्या दिखाई देता है, अर्थ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो ब्राउन कलर का जो दिखाई दे रहा है, ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये डिजर्ट एरिया है ना, ये रेगिस्तान है, डिजर्ट है। और ये जो हमें दिखाई दे रहा है मोस्टली ब्लू टाइप का, ये वाटर दिखाई दे रहा है, ये सारे ओशन वाटर्स हैं। ठीक है ना। अब इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि 1/3 पार्ट जो है हमारा वही लैंड है और 2/3 पार्ट जो है क्या है, किस चीज़ से घिरा हुआ है, वो है वाटर से घिरा हुआ। सो डैट्स वाई जब हम लोग स्पेस से देखते हैं तो अर्थ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। तो देखिए, अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में, और यही प्लैनेट एक ऐसा है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी जीवन है। बाकी और जो भी प्लैनेट है, चाहे वो मरकरी हो, वीनस हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, या यूरेनस या नेपच्यून को ले ले, इन सभी पे अभी तक लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है, या अभी इसके खोज चल रही है कि कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है इन सारे प्लैनेट्स पर। लेकिन जो मेनली लाइफ एग्जिस्ट करती है वो है हमारे अर्थ पर। ठीक है ना। अब देखिए, दिस इज बिकॉज द कंडीशन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ। नाउ लेट अस सी व्हाट दिस कंडीशंस आर। तो देखिए, अब लाइफ को जो सपोर्ट करता है, ठीक है ना, वैसे कंडीशंस ओनली ऑन कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है, पहला क्या है, पहला है मॉडरेट टेम्परेचर। अब देखो, इंसानों को जीवित रहने के लिए, बहुत तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जीवित रहने के लिए एक टेम्परेचर लिमिट होता है, यानी ना माइनस इतना से ज़्यादा वो नीचे जा सकते हैं, ना इतना से ज़्यादा ऊपर। नहीं तो क्या होगा, दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा, वैसे कंडीशंस में वो मर जाएंगे और उनका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो अमाउंट ऑफ हीट है अ प्लैनेट रिसीव फ्रॉम द सन डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो जो भी अमाउंट पाता है हीट का, ठीक है ना, प्लैनेट्स, आपको पता है कि प्लैनेट्स के पास अपना कोई भी लाइट नहीं होता है, वो प्रोड्यूस नहीं करता है हीट को। ठीक है ना, प्रोड्यूस हीट को कौन करेगा, वो करेगा सन, यानी स्टार जो होते हैं उनके पास अपने हीट एंड लाइट होते हैं। और चूंकि हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, तो हम लोग भी, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सौरमंडल के, वो सभी क्या करते हैं, वो सभी जो है हीट को रिसीव करते हैं सन से, है ना।
अब क्या होता है, जो हीट है सन की वो डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी उससे उसकी दूरी कितनी है उस प्लैनेट की। नेपच्यून जो है वो फारदेस्ट प्लैनेट है, आपको पता है सबसे दूरस्थ प्लैनेट कौन है, वो है नेपच्यून। सो ये क्या होगा, ये कोल्डेस्ट होगा, आपको पता है। यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है नेपच्यून का, ये होता है -225 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा माइनस में, ठीक है ना, 225 डिग्री सेल्सियस। On a Mercury and Venus which are closest to Sun, the temperature goes above 400 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो दो प्लैनेट जो हैं हमारे सन के काफ़ी नज़दीक है, जिनमें मरकरी है और वेनस है, तो ये क्या होता है, ये 400 डिग्री सेल्सियस तक इनकी टेम्परेचर रेंज जाती है। सो द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, सो इट हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए, दिस टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो ये जो टेम्परेचर है ये काफ़ी हद तक सुटेबल है किनके लिए, जो भी प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं, जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो पहला था मॉडरेट टेम्परेचर जो ओनली वन अर्थ पे पाया जाता है। इसके अलावा बाकी जो ग्रह हैं, बाकी जो प्लैनेट्स हैं, वहाँ पर इस तरह के मॉडरेट टेम्परेचर नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पे कहीं पे तो बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया अभी नेपच्यून के बारे में -225 डिग्री सेल्सियस, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा है 400 डिग्री सेल्सियस, पता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर बॉइल करने लगता है। और ऐसी स्थिति में अगर 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पड़ेगा तो इंसान तो गल ही जाएगा ना, ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। सो वाटर इन लिक्विड फॉर्म, सो हेयर क्या है इन अर्थ पे कि वाटर जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। अब देखिए, हम सभी को पता है कि प्लांट और एनिमल्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। सो अर्थ एक ओनली प्लैनेट है जहाँ पर वाटर जो है लिक्विड के रूप में प्राप्त हो जाता है। और ऑन सम प्लैनेट्स वाटर इज फाउंड ओनली इन द फ्रोजन फॉर्म। तो कुछ ऐसे भी प्लैनेट है जहाँ पे वाटर पाया जाता है, लेकिन मेनली वो फ्रोजन फॉर्म में होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जमे फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा क्या है, फेवरेबल एटमॉस्फेयर, जो हमारा वायुमंडल है वो भी हमारे फेवर में है। कैसे, अब देखिए, जो अर्थ है ये सराउंडेड है लेयर्स ऑफ द गैसेस के जरिए, और यही जो लेयर्स ऑफ द गैसेस है यही क्या कहलाता है, हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है ना। अब देखिए, एनिमल जो है उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, और दिस गैस इज फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये प्राप्त होते हैं, तो ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेथ कर सकते हैं। उसके अलावा प्लांट जो है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो खाना बना सके फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। आपको पता होगा जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा, है ना, जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाते हैं, है ना, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण। सो उनके लिए उन्हें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। आप पढ़े होंगे साइंस के लेक्चर वीडियो क्या बोलते हैं क्लासेस में, तो साइंस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दिस गैस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, अपार्ट फ्रॉम दिस द अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैज अ गैस कॉल्ड ओजोन। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक ओजोन लेयर है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है कुछ निश्चित प्रकार के जो हार्मफुल रेज होते हैं, जो किरणें होती हैं सन की, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्हें हम लोग हिंदी में परावैंगनी किरणें कहते हैं, उसको अर्थ पर आने से वो क्या करता है, रोकता है, जो हमारा ओजोन लेयर है। ठीक है, अब देखिए, जो कम्बिनेशन है ना, ऑफ द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो ये जो कम्बिनेशंस हैं, है ना, किन किन चीज़ों का, हमने अभी आपको बताया कि मॉडरेट टेम्परेचर का, वाटर एंड लिक्विड फॉर्म का, है ना, उसके अलावा फेवरेबल एटमॉस्फेयर का। तो ये सारे जो कम्बिनेशन मिलते हैं किसी एक प्लैनेट पर, वो किसी और प्लैनेट पर नहीं मिलता है। अब आते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। ठीक है, सैटेलाइट्स को इन हिंदी हम लोग कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, यानी ये ग्रह की परिक्रमा करने वाला होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। क्लियर है। देखो, सैटेलाइट दो टाइप के होंगे, ठीक है ना, ये एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। चलिए तो देखते हैं, सैटेलाइट और अ मून ऑफ अ प्लैनेट आर ए स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा
पढ़ा होगा कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एक निश्चित ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ स्मॉल सिलिशियल बॉडीज जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी प्लैनेट्स, ठीक है ना। और साथ ही साथ प्लैनेट के साथ ही साथ क्या करते हैं, सन के चारों तरफ भी घूमते हैं। सो एज द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन द सैटेलाइट्स मूव विद देम। तो क्या होता है कि जैसे जैसे जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं वैसे वैसे उनके साथ जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं प्लैनेट्स के साथ ही। एज ए रिजल्ट दी सैटेलाइट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड दी सन। सो सिंपल सी बात है ना कि सैटेलाइट भी क्या होंगे, वो भी रिवॉल्व करेंगे अराउंड दी सन। अब लाइक प्लैनेट सैटेलाइट शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम दी सन। तो देखिए प्लैनेट के जैसे सैटेलाइट जो होते हैं वो शाइन करते हैं, जो सन से उनको लाइट मिलती है ना उनसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं और वो चमकते हैं। क्लियर है। जैसे मून को आप लोग देखते होंगे, हम लोग देखते हैं मेनली वो हमें रात के समय दिखाई देता है, लगता है कि उसके अंदर लाइट है, तो वास्तव में वो जो लाइट होती है ना वो उसका अपना लाइट नहीं होता है, बल्कि वो जो लाइट होती है वो लाइट होता है किसका, वो होता है सन से लिया गया लाइट, है ना। अब देखिए ऑल प्लैनेट एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस हैव द सैटेलाइट्स। देखिए जितने भी प्लैनेट हैं मरकरी और वीनस को छोड़कर उन सबके पास सैटेलाइट है ना। जुपिटर जो है हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। देखो ये 62 जो बता रहा है जुपिटर के पास। अब सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा हो गया है। आपके जो बुक में दिया गया है ये दिया गया है डेटा जुलाई 2007 तक, लेकिन अगर अभी की बात करें करेंट तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स जो हैं वो है सैटर्न के पास। तो यहाँ पे क्या है कि अब जो है सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट हैं। अब जो सैटर्न है इसके पास आ गया है 82, टोटल कितने हैं 82 सैटेलाइट्स हैं, जबकि जो जुपिटर है उनके पास 79 है, ठीक है ना। आपके बुक में जो 62 दिया हुआ है वो 2007 तक के डेटा के अकॉर्डिंग दिया गया है, हम बात कर रहे हैं 2020 तक के डेटा का, है ना, 2020 तक के डेटा का। अब देखिए और भी बहुत सारे खोजे जा रहे हैं, तो आने वाले समय में ये जो नंबर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए दी सैटेलाइट्स आर स्मॉलर देन दी प्लैनेट्स अराउंड विच दे रिवॉल्व्स। जुपिटर सैटेलाइट्स गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम एंड इट इज इवन लार्जर देन मरकरी। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी प्लैनेट तो उनसे छोटे होते हैं, लेकिन जो जुपिटर का सैटेलाइट है गैनीमेड ये एक लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये यहाँ तक कि ये बड़ा है मरकरी से भी, जो मरकरी प्लैनेट है उससे भी क्या है ये बड़ा है, ठीक है। अब देखिए मून के बारे में, ठीक है ना, हम लोग अब पढ़ेंगे मून के बारे में। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है ऑफ द अर्थ। सो चलिए मून के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मून इज द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट थिंग इन द स्काई इन द नाइट स्काई, और द मून लुक सो लार्ज बिकॉज इट इज क्लोजर टू अस एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और द मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप रात के अंधेरे में जब आसमान में देखते होंगे तो आपको जो सबसे ज़्यादा चमकीला नज़र आता होगा कोई आकाशीय पिंड या गोला कह लें, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा मून, ठीक है। अब ये हमें बड़ा इसलिए दिखता है ना क्योंकि ये हमसे दूसरे सिलिशियल बॉडीज यानी दूसरे आकाशीय पिंड के अपेक्षा ज़्यादा नज़दीक होता है ना। सो द मून साइंस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स, और इसके साथ ही साथ ये इसलिए साइन करता है बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, है ना। अब देखिए जो मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ वंस इन 27 days and 8 hours। तो क्या है कि जो अर्थ के चारों तरफ जो मून है वो रोटेट करता है कितने समय में, वो करता है 27 days और 8 hours में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट ऑल्सो रोटेट्स और स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस, और इसी पीरियड के दौरान क्या होता है कि ये अपने एक्सिस पे भी क्या कर लेता है, रिवॉल्व, एक तरह से स्पिन कर लेता है, रोटेट्स कर लेता है। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जो प्लैनेट्स होते हैं इनके अंदर दो तरह के मोशन होते हैं। एक जो होता है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, और दूसरा होता है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से
जो नेचुरल सैटेलाइट्स जिनमें मून आता है ये 27 डेज और 8 आवर्स में अपना एक रोटेशन जो है और रिवोल्यूशन दोनों पूरा कर लेता है। रिवोल्यूशन कर लेता है अराउंड दी अर्थ और रोटेशन कर लेता है ऑन देयर ओन एक्सिस। ठीक है, सो अब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पीरियड होता है रोटेशन और रिवोल्यूशन का वो सेम होता है, और बिकॉज ऑफ दिस वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। सो इसीलिए हम लोग एक ही साइड देख पाते हैं अर्थ का, क्योंकि दूसरा पार्ट हम देख नहीं पाते, क्योंकि अर्थ के रोटेशन के साथ जो उनका जो मूवमेंट होता है ना, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन का, वो दोनों इक्वल हो जाता है। सो दैट्स वाई हम लोग सिर्फ उसका एक ही पार्ट को देख पाते हैं। अब देखिए फिगर 1.7 आपको यहाँ पर रेफर किया है, जो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए इसे बहुत ही बेटर ढंग से। यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए कहा है कि लेट एक्स बी अ पॉइंट ऑन द मून फेसिंग द अर्थ। ठीक है ना, यानी ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स जो है एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है जो फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, अर्थ के सरफेस को फेस कर रहा है ना, फेसिंग द अर्थ। स्टार्टिंग फ्रॉम ए द मून कंप्लीट्स अ क्वार्टर ऑफ इट्स revolution and reaches B. Since it is rotating at the same rate of which it is revolving and it also have completed a quarter rotation, it is clear from the diagram that the point X on the moon still faces the earth. As you can see, this is true at all the points in the moon's orbit. तो कह रहा है कि आप यहाँ पर एक, अब हम लोग जो है इसे समझने के लिए एक डायग्राम का यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कि मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि जो x है, ठीक है ना, ये पॉइंट A पर है और x वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन फेस कर रहा है अर्थ की तरफ। ठीक है, अब ये जैसे ही इधर से इधर आएगा, यहाँ पे जैसे ही अर्थ आएगा तो इसका जो पॉइंट होगा ये x वाला, ये फिर इसी को फेस करेगा, अर्थ को ही फेस करेगा B पॉइंट पर आने के बाद भी। फिर ये आगे मूव करके जाएगा तो C पर, फिर भी ये जो x वाला पॉइंट है यही फेस करेगा, और फिर जब ये नेक्स्ट मूव करेगा ऑन द D पॉइंट, सो x पार्ट जो है वो फिर से क्या करेगा, अर्थ को ही ये करेगा, क्या बोलते हैं उसको, फेस करेगा। क्लियर है, यानी इस डायग्राम से हमें ये समझ में आता है कि मून जो है वो रोटेट तो करता है और साथ ही साथ वो रिवॉल्व भी करता है अराउंड द अर्थ, लेकिन वो उसका जो पार्ट है पोर्शन, एक पोर्शन जो है वो हमेशा और हमेशा ही अर्थ के तरफ ही रहेगा और वो उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन टाइम पीरियड होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ डायग्राम के नीचे लिखा गया है कि ओनली वन फेसेस ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ और द शेडेड रीजन शो द क्वार्टर ऑफ द रोटेशन। तो यहाँ पर शेडेड रीजन जो है वो दिखा रहा है आपको किस तरह से जो है कि ये जो अर्थ है इसके तरफ सिर्फ एक्स वाला जो पोर्शन है सिर्फ वही क्या हो रहा है, फेस कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो सन ऑलवेज लाइट्स अप ऑन वन साइड ऑफ द मून बट एज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ वी ओनली सी द पार्ट ऑफ द साइड आर दिस कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। तो क्या होता है, जो सन है वो ऑलवेज लाइट्स अप होता है वन साइड ऑफ द मून बट एज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ वी ओनली सी द पार्ट ऑफ साइड। तो कहने का मतलब यह है कि जब सन जो है वो लाइट अप करता है, ठीक है, वन साइड ऑफ द मून का, है ना, लेकिन क्या होता है मून जो है वो मूव करता है अराउंड द अर्थ, सो दैट्स वाई हम लोग देख पाते हैं ओनली पार्ट्स ऑफ दिस साइड जहां पर लाइट पड़ती है, यानी जहां पे लाइट होता है ना उसी पार्ट को हम लोग देख पाते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। जो मून है वो अपीयर्स होगा एज ए फुल डिश। कब होगा फुल डिश, यानी बहुत ही बड़ा सा चंद्रमा कब दिखाई देगा हमें, व्हेन वी सी द होल ऑफ द लिट अप साइड। तो जब ये पूरा पार्ट हम लोग देखेंगे ना जो लाइट अप रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये पूरा सा है और इसे हम लोग कहते हैं फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के दिन आप लोग पूरे चांद को देख पाते हैं, एक साइड के पूरे चांद को, है ना। और व्हेन द पार्ट फेसिंग अस डज नॉट रिसीव सनलाइट वी कैन नॉट सी द मून, दिस इज नोन एज द न्यू मून और अमावस्या। तो क्या होता है कि जब हम उस पार्ट को नहीं देख पाते जो सन की तरफ फेस कर रहा है, ड्यू टू वो सनलाइट रिसीव नहीं कर पाता है ना, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं न्यू मून कहते हैं या हिंदी में अमावस्या कहते हैं। ठीक है ना, पूर्णिमा में हम पूरे चांद को देख पाते हैं और अमावस्या में हम लोग चांद को नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना, चांद डिसअपियर होता है फ्रॉम दी स्काई। सो नाउ आफ्टर दिस द मून अपीयर्स एज ए क्रिसेंट। और अमावस्या के बाद क्या होगा ना,
कि मून जो होगा वो क्रिसेंट के रूप में दिखाई देगा, यानी धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आगे हम लोग देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू, है ना। और जो क्रिसेंट है वो ग्रो करेगा लार्जर एज डेज पास, जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे मतलब डेज पास होंगे वैसे वैसे वो लार्जर होता शुरू हो जाएगा, और टिल द फुल मून अपीयर्स, जब तक कि वो पूरी तरह से बड़ा मून ना बन जाए। आफ्टर द न्यू मून इट टेक्स अबाउट 15 डेज फॉर द फुल मून टू अपीयर्स। तो क्या होता है कि न्यू मून के बाद लगभग ये 15 दिनों का समय लेता है फिर से क्या करने के लिए, पूरा मून दिखाई देने के लिए। और जब एक बार पूरा मून दिखाई देगा ना, तो वो फिर से धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे कटते 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 वो एकदम से गायब हो जाएगा 15 डेज, यानी नेक्स्ट 15 डेज में। और इसी तरह से ये महीना चलता रहता है। अब देखिए, मैनी ऑफ ट्रेडिशनल कैलेंडर आर बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द मून। तो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल कैलेंडर्स हैं वो बेस्ड हैं किस पर, मूवमेंट ऑफ द मून्स के ऊपर। अब यहाँ पर एक डायग्राम हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस डायग्राम के थ्रू जो है आप यहाँ पर समझ सकते हो। ये देखिए, ये डायग्राम है, यहाँ पर ये फुल मून है और यहाँ पर ये न्यू मून है, यानी ये दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आपको दिखाई देने के लिए ऐसा किया गया है। अब देखिए क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अगर इधर मूवमेंट करेंगे तो ये कटता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर ऐसे चलेंगे तो ये भी कटता चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक समय ये गायब हो जाएगा पूरी तरह से। अब देखिए, यहाँ पे देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, कोई भी लाइफ नहीं है मून के ऊपर। क्यों नहीं है? इट डज नॉट हैव अ वाटर ऑन एन एटमोसफेयर, तो इसके एटमोसफेयर में वाटर नहीं है, वाटर वेपर। और साथ ही साथ ना ही यहाँ पे वाटर है और ना ही यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, यानी एटमॉस्फेयर जो यहाँ पर वो क्या है, एब्सेंस है। सो ड्यूरिंग द डे द टेम्परेचर ऑन द मून इज अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस एंड इट फॉल्स टू -150 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। तो होता क्या है कि लगभग 100 डिग्री सेल्सियस जिस पर पानी बॉइल होने लगता है, उतना डिग्री सेल्सियस ये क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है हमारा जो मून है इन द डे। और नाइट के समय इसका जो टेम्परेचर वो काफ़ी नीचे गिर जाता है लगभग, और हो जाता है -150 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो मून है मैनी माउंटेन्स और प्लेन्स हैं इसके ऊपर, है ना। इट ऑल्सो हैज द सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड द क्रेटर ऑन इट्स सरफेस। तो इसके क्या है, सरफेस पर बहुत सारे सर्कुलर यानी गोलाकार जो है डिप्रेशंस हैं, यानी गड्ढे टाइप के कुछ हैं, जिसे हम लोग क्रेटर्स कहते हैं। और जो मून का सरफेस है इज कवर्ड है मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड डस्ट से। ठीक है। अब देखिए, मैन हैज़ ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द मून। सो क्या कहता है कि ड्यूरिंग द 1960s मैनी स्पेस क्राफ्ट जो है वो सेंड किए जाते हैं मून के ऊपर। ऑन जुलाई 21, है ना, पहला जो है इंसानों का सपना पूरा होता है, और मून के ऊपर पहले पहुंचते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के एक एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है ना, और ये फर्स्ट मैन होते हैं जो मून के ऊपर चलते हैं। अब देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हम लोग अभी नेचुरल सैटेलाइट जिसमें मून को हम लोग स्टडी किए थे, अब आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। देखिए, एन ऑब्जेक्ट डिजाइन टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और एनी अदर हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस तरह से बनाया गया हो वो रिवॉल्व कर सके अराउंड द अर्थ, और साथ ही साथ कोई भी हेवनली बॉडी के आसपास चारों तरफ, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है। अब देखिए, सैटेलाइट्स आर कैरिड इनटू स्पेस बाय रॉकेट्स। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या करते हैं, स्पेस में रॉकेट्स के जरिए सेंड करते हैं, और दे हैव मैनी यूजेस। देखिए, कुछ जो टीवी रिले होते हैं, उसके अलावा टेलीफोन सिग्नल्स होता है, और अदर जो है टेक पिक्चर्स करते हैं क्लाउड्स के और वास्ट एरिया ऑफ लैंड्स के, है ना। सो दिस पिक्चर्स हैव मैनी यूजेस, और इन पिक्चर्स का बहुत सारा यूज होता है। फॉर एग्जांपल, पिक्चर ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, हेल्प इन द वेदर फोरकास्टिंग, है ना। उसके अलावा इंडिया का जो इनसैट है सैटेलाइट, ये यूज होता है टेक सच पिक्चर्स, इस तरह के पिक्चर्स को लेने के लिए, और दे आर ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ये यूज होते हैं कम्युनिकेशन और टीवी ब्रॉडकास्टिंग, फॉर कम्युनिकेशन एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए। हम लोग जो देख पाते हैं दूसरे कंट्री में हो रहा मैच को अपने कंट्री में, तो ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। अब देखिए, अदर सिलेस्टियल बॉडीज के बारे में। ड्वार्फ प्लैनेट, है ना, यानी बौना ग्रह। ठीक है।
अब देखिए ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, ड्वार्फ प्लैनेट होता है एक स्फेरिकल सिलेसियल बॉडी दैट ऑर्बिट करता है सन को, ठीक है ना, यानी ये सन के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, स्फेरिकल एक सिलेसियल बॉडी ही होता है, यानी जस्ट लाइक लुक्स लाइक अ प्लैनेट, बट इनकी जो साइज होती है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। सो दैट्स वाई हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं, बौनाग्रह कहते हैं। अब देखो इट इज़ मच स्मॉलर देन अ प्लैनेट, ये काफ़ी हद तक छोटा होता है प्लैनेट से। Unlike a planet, a dwarf planet has other sun orbiting bodies other than moons near it. For example, these bodies could be very large rocks. This is how dwarf planets differ from planets. तो क्या होता है कि अगर प्लैनेट की अपेक्षा इसको देखें तो प्लैनेट के चारों तरफ एक गोलाकार पिंड जो होता है, स्फेरिकल पिंड जो होता है, स्फेरिकल हेवनली बॉडी जो होता है वो क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है। लेकिन जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं इनके चारों तरफ जो करता है वो बहुत बड़े रॉक्स के टुकड़े हो सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ, इसलिए क्या होता है कि प्लैनेट से ये जो होते हैं ये डिफर होते हैं, ठीक है ना, ड्वार्फ प्लैनेट जो होते हैं प्लैनेट से डिफर होते हैं। अब देखिए जो प्लूटो है, ठीक है ना, ये कंसीडर किया गया था एक प्लैनेट के रूप में 1930 से लेकर 2006 तक, ठीक है ना, फ्रॉम 1932 से 2006 तक वो एक प्लैनेट था, लेकिन अब इसे कंसीडर किया जा रहा है एक ड्वार्फ प्लैनेट के कारण। उसके अलावा जो सीरीज है और एरीज, ये भी 2 अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सौरमंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में। अब आते हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में, ठीक है। देखिए थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सिलिसियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखिए बहुत हजारों की संख्या में जो सिलिसियल बॉडीज हैं वो रिवॉल्व करते अराउंड द सन, है ना, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और मार्स और जुपिटर के बीच क्या करते हैं, ये रहते हैं, और दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स। इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह या छोटा ग्रह कहते हैं। अब देखिए मैनी एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव्स दैट एस्टेरॉइड्स आर फ्रैगमेंट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। तो बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमर हैं वो क्या कहते हैं, वो मानते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स हैं, जो क्षुद्र ग्रह है, ये फ्रैगमेंट है, ये टुकड़े हैं किसके, प्लैनेट्स का, जो एक्सप्लोर्ड हुआ था बहुत लंबे समय पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पिक्चर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये एक एस्टेरॉइड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। अब देखिए मेटोराइट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो उल्काएँ होती हैं, उल्का पिंड्स, वो देखिए ये होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं और साथ ही साथ ये डस्ट होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, और दे आर कॉल्ड मेटोराइट्स, और यही क्या कहलाते हैं, मेटोराइट्स कहलाते हैं, उल्का पिंड्स। अब देखिए व्हेन मेटोराइट्स इंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दे स्टार्ट बर्निंग। अब क्या होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही ये प्रवेश करते हैं, जैसे इंटर करते हैं, वैसे ही क्या होता है, इनको ऑक्सीजन मिलता है जिसके कारण ये जलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और दीज बर्निंग पीसेज ऑफ cause a flash of light as they fall and we call them shooting stars और meteors। तो इसे हम लोग उल्का पिंड या शूटिंग स्टार भी कहते हैं जब ये जलने लगता है, लाइट अप होता है। अब देखिए मोस्ट मेटेओर्स बर्न अप कम्प्लीटली वाइल फॉलिंग। तो बहुत सारे जो मेटेओर्स होते हैं वो पूरी तरह से जलने लगते हैं जब वो आसमान से ज़मीन के सतह पर गिरना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए ए मेटेओर दैट सर्वाइव इट्स फॉल ऑन इट्स सीट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड द मेटेओराइट। अब देखिए एक मेटेओर जो सर्वाइव करता हुआ, पूरी तरह से जलता नहीं है, सर्वाइव करता हुआ अर्थ के ऊपर गिरेगा और हीट करेगा अर्थ के ग्राउंड को, सरफेस को, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेटेओराइट्स। क्लियर है, यानी मेटेओराइट्स क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। और मेटेओर क्या होते हैं, जब वो जलना शुरू कर देते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और जब वो हीट कर देंगे वो मेटेओर, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे मेटेओराइट्स। क्लियर है। अब देखिए अ लार्ज मेटेओराइट क्रिएट्स अ क्रेटर वेयर इट फॉल्स। तो क्या होता है, बहुत बड़ा ये गड्ढा क्रिएट कर देते हैं, है ना, कहीं पर जब ये गिरते हैं, जब अर्थ के ग्राउंड को ये जब हीट करते हैं, तो अबाउट 50,000 years ago a meteorite created a huge crater called the meteor crater in Arizona USA। तो यूएसए के अंदर क्या होता है कि 50,000 ईयर्स पहले क्या हुआ था कि एक मेटेओराइट जो था उसने हीट करा था ग्राउंड को, अर्थ सरफेस को, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसे हम लोग मेटेओर क्रेटर कहते हैं, जो कि एरिजोना में है। कहाँ पे अवेलेबल है ये एरिजोना में है, यूएसए के अंदर। क्लियर है।
अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, यहाँ पर देख सकते हो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनसाइड जो है 1B बीइंग प्रिपेयर्ड हो रहा है फॉर लॉन्च। तो लॉन्च के लिए ये प्रिपेयर किया जा रहा है इसको। जो है कॉमेट्स को देखेंगे कि कॉमेट्स क्या होता है। कॉमेट्स को हिंदी में कहते हैं पुच्छल तारा। अब ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी अर्थ अराउंड दी सन, तो क्या होता है कि इनके जो बनावट होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें एक तरह का पूंछ टाइप का कुछ दिखने लगता है। थोड़ा सा हम लोग इसे देखेंगे। अब देखिए कैसे होता है ये। तो यहाँ पर आपको एक हैलिस कॉमेट दिख रहा होगा। ये नेम पड़ा था आफ्टर द इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमोंड हैली के द्वारा नाम पर, और ये कंप्लीट करता है अपना एक रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 76 ईयर्स। यानी अगर आप इसे एक बार देख लिए हैं तो अगली बार ये दिखाई देगा लगभग 76 ईयर्स के बाद। अब देखिए कॉमेट्स क्या होते हैं, पुच्छल तारा क्या होता है। देखिए ये कॉमेट्स जो होते हैं अमॉन्ग द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स होते हैं इन द सोलर सिस्टम एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो क्या होता है कि ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं आसमान में देखने में इन्हें, और ये रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि यहाँ पे ये सन है, ठीक है, ये सन है, और ये सन के चारों तरफ ऐसे इस तरह से एक लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो डैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा एरिया को ये कवर करते हैं। सो डैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं, है ना। उसके अलावा अगर बात करें तो जो कॉमेट्स होते हैं सालों लेते हैं अपने एक रोटेशन को पूरा करने के लिए, रिवोल्यूशन को पूरा करने के लिए अराउंड द सन। सो देयर फॉर वी सी देम ओनली आफ्टर अ मैनी ईयर्स। तो हम लोग क्या होता है इसलिए इसे देख पाते हैं काफ़ी समय के बाद। सो हमारा जो यूनिवर्स है एक वंडरफुल प्लेस है ना, और इसके बारे में हमारे पास जो जानकारी हो काफ़ी ज़्यादा कम है, चाहे इसके डिस्टेंट मेंबर के बारे में हो, चाहे जो दूरस्थ चीज़ें हैं उनके बारे में हो। सो हर साल क्या होता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो डिस्कवर कर रहे हैं न्यू फैक्ट्स को हमारे यूनिवर्स के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में, जो हमें हेल्प करता है इसे और अच्छे से समझने के लिए। सो अंडरस्टैंड इट बेटर। सो थैंक यू, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। सो फाइनली इस इस वीडियो लेक्चर के साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग।